हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास से जो भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम में आए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं यहाँ पे। और ये सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, घटना चक्र से करा रहा हूँ। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं सीरीज़ को। अगर इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आज जो है इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है अंजीर से, ऑप्शन बी है दाम्ब शदात से, ऑप्शन सी है किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, बीपीएससी एग्जाम में बीपीएससी एससी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेहरगढ़ ना। मेहरगढ़ जो कि अभी अगर करेंटली बोलेंगे तो ये कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, आपको ये लोकेशन याद करके रखना होता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ जो है प्रेजेंट समय में स्थित है। ओके, बलूचिस्तान में। तो हमको ये याद करके रखना होता है क्योंकि एग्जाम में कभी ऐसा पूछा जाता है कि मेहरगढ़ जो है कहाँ पे स्थित है। ओके, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ओके, और मैं बता देता हूँ कि साथ ही क्या है, चावल के साक्ष्य वो कहाँ पे मिला मिला है फिल तो ये मिले हैं कहाँ? प्रयागराज है ना। प्रयागराज में एक जगह है, प्रयागराज जिले में एक जगह है, उस जगह का नाम है कोलडीहवा, है ना। कोलडीवा जो है बेलन नदी पे है ना। बेलन नदी पे स्थित है कोलडीवा। तो यहाँ पे जो है ये जो है चावल के धान की भूसी मतलब कि प्राप्त हुए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है ना। तो कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा। कैल्कोलिथिक ये जो है ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है ना। ताम्र पाषाण युग को क्या कैल्कोलिथिक का युग कहा जाता है। तो कैल्कोलिथिक अगर याद करने के कैसे याद करेंगे? कैल्को CAL से लिखते हैं कैल्कोलिथिक, है ना। कैलकोलिथिक। और ताम्र को हम लोग अंग्रेजी में क्या करते हैं? कॉपर, है ना। कॉपर। तो सी कैल्को को से कैल्को और को से कॉपर का, तो ऐसे निमोनिक्स आप याद करके रख सकते हैं। हमारा ये ऑप्शन भी तब की करेक्ट है। राइट, तो क्या है कि ताम्र पाषाण युग को क्या कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। और इस समय क्या था इस समय क्या हो रहा था कि तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन था। पत्थर का तो पहले भी बन रहा था और इस समय में क्या तांबे के औजार जो है मतलब कि बनना स्टार्ट हुआ था ना, बन रहा था। तो इसे ताम्रकालीन संस्कृति भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग को क्या कहेंगे? ताम्रकालीन संस्कृति। ताम्र ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। तो आप इसको जो है याद रखिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। मतलब प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? हमारा ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर अगर आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जो है पेन और पेपर लेके बैठिए। पेन प्लस पेपर, है ना। पेपर, अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप जो है कमेंट में जो है इसका सही आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं। राइट, नहीं तो मैं यहाँ बता ही रहा हूँ, अगर आपको सर ये अगर आंसर नहीं पता है तो आप जो है अपने पेन और पेपर में इस क्वेश्चन के आंसर को नोट करके रख सकते हैं, ताकि ये जब सभी जितने भी एग्जाम मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं एग्जाम में। और ये क्वेश्चन कब आया था? बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। मैं जैसा कि मैंने पहले बताया था, सभी क्वेश्चन मैं बीपीएससी एग्जाम से बता रहा हूँ। बीपीएससी एग्जाम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना। बीपीएससी एग्जाम में आए हैं, कब आया है? 2020 में। राइट, तो आप पेन और पेपर ले लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन पे सीधा। क्या है? प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा घाटी में, है ना। अब नर्मदा घाटी कहाँ है? नर्मदा घाटी कहाँ पे मिलेगा? तो मध्य प्रदेश में। राइट, और क्या नर्मदा घाटी में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है मतलब अवस्था मतलब प्रमाण मिला था, है ना। और और इसका जो है इसको मतलब जो खोजकर्ता थे अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी, है ना। अरुण सोनकिया ने मतलब कि खोजा था। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमपेटका स्थल स्थित है? भीमपेटका, हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। तो भीमपेटका कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है ना। तो भीमपेटका के बारे में बताता हूँ कि क्या हुआ था कि मध्य पाषाण कालीन प्रागैतिक स्थल जो भीमपेटका कहाँ पे है? ये जो है मध्य प्रदेश में है ना। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। तो भीमपेटका की गुफा में ऐतिहासिक काल के मतलब चित्रकला मिलते हैं ना। चित्रकला के सैकड़ों नमूने मतलब यहाँ पे बहुत सारे चित्रकला है। और जैसे कि चित्रकला में किस प्रकार के चित्रकला पाए जाते हैं? तो सामूहिक नृत्य या फिर रेखांकित क्या है? मानवाकृत है, शिकार है, और शिकार है, पशु है, पंछी है,
पशु है, पंछी है, ये जो है वहाँ पे तो चित्र मिलते हैं भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है, उत्तर ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, राइट? तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है कि सिंधु सभ्यता मतलब कि किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में जो कि पड़ता है। ओके, तो ऐतिहासिक काल जैसे कि ऐतिहासिक काल का जो है यहाँ पे बोला ना किस युग में पड़ता है, तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण कैसे होता है? उनके लेखन कला की मतलब कि उस टाइम लिख पाते थे कि नहीं, पढ़ पाते थे कि नहीं। ओके, तो आदि ऐतिहासिक काल इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि क्योंकि सिंधु घाटी का जो मतलब वहाँ पे लोग जो थे लिखना तो जानते थे, लेकिन जो उन्होंने लिखा था हम उनको अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। ओके, इसलिए इसको क्या आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, है ना? और इनका कालक्रम कितना था? 2300 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट से कितना था? 600 है ना बीसी तक, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो क्या विशेषता है मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की? तो कि पक्की ईंट से बनी इमारत या प्रथम असली मेहराब या पूजा स्थल या कला और वास्तुकला। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? उस जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी तो यही ना महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वो जो मतलब कि वो शहर बना हुआ था, है ना? और रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ था, वहाँ पे बड़ा स्नानागार था, अन्नागार था, है ना? मतलब कि वो जो जब सिटी बनाई गई थी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी, ताकि तो वो जो सिटी बनाई गई थी उसमें पक्की ईंटों से बड़ी इमारत भी बनाई गई थी। और क्या है, ये पूजा स्थल की बात करते हैं, है ना? तो वहाँ पे कला पूजा स्थल के कोई साक्ष्य प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, है ना? ये नहीं तो ये गलत ऑप्शन है, कला और वास्तुकला है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन ई जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन पक्की ईंट से बनी इमारत तो मिली है ना? प्रथम असली मेहराब। ऑप्शन सी ई जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, मतलब इन उपयुक्त में से एक से अधिक जो है होगा इसका आंसर, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है लोथल, देशलपुर, शौगौरा या कोटदीजी। ओके, तो मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोथल को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल जो है प्राचीन क्या है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के कहाँ स्थित है? दक्षिणी शहरों में एक था, इसे मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। और क्या है ये जो लोथल जो है मतलब प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है ना? गुजरात में स्थित है। और इसकी खुदाई किसने की थी? तो इसकी खुदाई करने वाले थे एस आर राव, राइट? एस आर राव ने इसकी जो है खुदाई की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह क्या है? ये सिकंदरिया है, और दूसरा लोथल है, तीसरा ऑप्शन क्या है? महास्थानगढ़ है, चौथा ऑप्शन है नागपट्टनम। ओके, तो लोथल जो है ना? जैसे अभी मैंने पहले वाला इसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि लोथल जो है एक बंदरगाह था। ओके, क्योंकि ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है ना? तो गुजरात है, गुजरात जो है क्या समुद्र के किनारे है, तो ये बंदरगाह उस टाइम भी था। ओके, जहाँ से क्या है गोदी बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पे क्या है गोदी बाड़ा, है ना? बाड़ा के साथ मिले हैं साक्ष्य, गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो गोदीबाड़ा से कैसे मोदी से कर सकते हैं मतलब कि निमोनिक्स बनाने कर सकते हैं कि मोदी गोदी। ओके, गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देख मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है ना? तो अभी तुरंत मैंने पढ़ा था कि देखिए लोथल जो थे है ना, लोथल किस जगह था? गुजरात में था, राइट? लोथल कहाँ है? गुजरात में है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए जैसे तो ये जो है इसमें डावरकोट। ओके, तो डावरकोट का अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। डावरकोट क्या है? राजस्थान में है, और ये जो है घग्गर नदी के किनारे है ना? घग्गर। तो आपको लोकेशन याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। कालीबंगा नेक्स्ट है, कौन सा है? कालीबंगा। तो कालीबंगा का इसका भी लोकेशन ये भी कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में ही स्थित है ना? और ये जो है किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे है। तीसरा है हमारा राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। राखी गढ़ी का लोकेशन कहाँ है? हरियाणा में है, और हरियाणा के हिसार जिला में। ओके, बोला जाता है कि ये भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है ना, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल है। तो इतना चीज़ जो है आप लोग जो है याद रखिएगा, राखी गढ़ी के बारे में है। ये भारत का जो है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। हमारा करेक्ट आंसर क्या था? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन क्या है? बैल है, घोड़ा है और हाथी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा, है ना? घोड़ा। घोड़ा के बारे में बोला जाता है जब आर्यंस है ना, आर्यंस आए तो घोड़ा लेके आए ना। तो ये जो है मतलब शायद जो था मतलब कि ये ऑप्शन बी जो है मतलब इन लोगों को पता नहीं था। जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था बीपीएससी, ये क्वेश्चन तो 2013 ईस्वी में पूछा गया, 2023 में पूछा गया था। उनके अनुसार से जो है मतलब जो कमीशन ने जो आंसर करेक्ट आंसर माना था ये बी है, राइट? तो हमने इसको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम, मतलब निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है ना? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। हमारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है धौलावीरा,
ये धोलावीरा नहीं है, धौलावीरा है। ऑप्शन बी है बनावाली, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथल। अब जैसे कि मैंने लोथल का लोकेशन भी कुछ देर पहले ही बताया था, इनका लोकेशन कहाँ है? गुजरात में है ना? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? मैंने बताया था, ये राजस्थान में बताया था। और बनावाली कहाँ बताया था? तो बनावाली कहाँ, इसका लोकेशन बताया था, हरियाणा में बताया था। आप जो है बार-बार अगर मैं लिखूँगा, तो बार-बार लिखने से क्या है, आपको जो है बहुत सारी जगह की जो है मतलब लोकेशन के बारे में पता हो जाएगा, तो आपको जो है ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ना? एक है हमारा लास्ट ऑप्शन कौन-सा है कि धौलावीरा। तो और धौलावीरा जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका लोकेशन है गुजरात। अब देखिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है? बनवाली, है ना? ये बनवाली एक यहाँ से प्राप्त हुआ है बनवाली से, और दूसरा क्या है? कालीबंगा से। तो ये दोनों स्थान से जो है टेराकोटा का जो है हल हल जो है प्राप्त हुआ है, राइट? तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक ये हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ई जो हमारा करेक्ट होगा। देखिए लोथल गुजरात में है ना? तो ये स्थान है, उसका जो है प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। बंदरगाह, बंदरगाह के लिए फेमस है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले, है ना? तो यहाँ जूते हुए खेत के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? कालीबंगन, है ना? तो कालीबंगन से जो है जूते हुए खेत के निशान जो है प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट है ऑप्शन मतलब यही तो करेक्ट ऑप्शन है, तो क्या है? कालीबंगन के बारे में मैंने क्या बताया था कि कालीबंगन का स्थिति कहाँ है? तो वो राजस्थान में है, राजस्थान में है, और राजस्थान में जुते हुए खेत का जो है प्रमाण मिला था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला किस हड़प्पा स्थल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में, है ना? निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, है ना? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। इसका मतलब ये है कि मतलब कि ये इनमें से मतलब 4 लोगों का नाम दिया गया है यहाँ पे, और ये चारों में से कौन ऐसे लोग हैं मतलब जिन्हें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मतलब उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि 1921 में दयाराम साहनी दयाराम साहनी ने मतलब कि हड़प्पा का जो है बृहद स्तर पर जो है उत्खनन का जो है कार्य जो है प्रारंभ किया था हड़प्पा का। ओके, 1926 से 27, है ना? से वर्ष 1933-34 के बीच जो था हड़प्पा स्थल के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो ये हड़प्पा है, ओके, हड़प्पा है, और मोहनजोदड़ो का मतलब किसने किया था? तो खोज जो है इनके खोज किसने किया था? हड़प्पा का किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी। ओके, तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था, राइट? और तो क्या इसके अतिरिक्त कुछ और विद्वान थे जिनका जो नाम था क्या था? इनके दीक्षित, अर्नेस्ट मोके और क्या ऑरेनस्टीन, तो सबका नाम आता है, लेकिन बी ए स्मिथ का नाम नहीं आता है। तो मैं सीधे यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, बी ए स्मिथ जो थे मतलब उत्खनन से संबंधित नहीं थे, राइट? तो मैंने ये बता दी इनमें से ये, तो ये क्वेश्चन जो है आया है एग्जाम में, लेकिन ये भी एक महत्व मैं बहुत इस क्वेश्चन का महत्व रखता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, और जोदाड़ो की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने 1922 में। करेक्ट, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग उपयोग मतलब कि किया हुआ था ना? तो देखिए वो सबसे सर्वप्रथम किस रंग का उपयोग किया हुआ था? लाल रंग ना, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या है कारण रहा? मतलब कितने वर्षों तक लगातार जो है वहाँ पे जो है वर्षा नहीं हुआ, जिसके कारण जो है मतलब कि हड़प्पा घाटी सभ्यता का जो है पतन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है कि 900 वर्ष, है ना? आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार से जो 900 वर्ष तक जो है वहाँ पे बारिश नहीं हुआ, जिसके कारण से जो हड़प्पा का सभ्यता का पतन हुआ। क्योंकि अगर बारिश नहीं होगा तो क्या है, कृषि नहीं हो पाएगी। अगर कृषि नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या, है ना? जिससे जो है धीरे धीरे जो है अर्थव्यवस्था जो है टूट जाएगी, और जिसके कारण से जो है पूरा सिविलाइजेशन जो है खत्म हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान अब है ना, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर, है ना, कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? हमारा ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, राजगिरी, चंपा और वैशाली, है ना? तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो थे राजगिरी था, है ना? राजगिरी वर्तमान में इसका नाम क्या है? राजगीर, ना राजगीर इसका वर्तमान में नाम है, और प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में काम करा तब करता था। मगध का पहला शासक जो थे उनका नाम क्या था? वृहदत्त वंश का था, और वृहदत्त का उल्लेख जो है ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जो है राजगिरी के बारे में है। देखिए जैसे आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर के उदीन नामक शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ओके, और ये सब जो थे राजगिरी, चंपा, वैशाली, मतलब 16 आगे जब चढ़ेंगे तो क्वेश्चन आएगा पहले क्या 16 महाजनपद था, है ना? 16 महाजनपद था, और उसमें से क्या है
मगध जो थे सबसे, मगध जो महाजनपद था सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, राइट। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हमारा बस अभी मकसद क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना और ऑप्शन को बताना, और जो जो क्वेश्चन में आ रहा है कीवर्ड्स हम उनको सबको समझाते हुए मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल, है ना, ये मॉडल नहीं है, मंडल है। मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है ना। तो सोम इन्वर्टेड कॉमा में सोम को समर्पित है। पहला 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो हमारा करेक्ट आंसर है 9वां मंडल। तो है कि ऋग्वेद में टोटल जो है 10 मंडल है ना। ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में टोटल कितना है, 10 मंडल है। 10 मंडल है, और 9वां मंडल में जो है किनको, सोम को समर्पित है। और सोम जो है आर्य का, सोम क्या है, आर्यों का एक मुख्य पेय था, मतलब सोम जो था एक प्रकार का पेय था। पेय मतलब पीने वाला कुछ चीज़ होगा, जिसे मुझवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद में 10वां मंडल जो है, मंडल के चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। 10वां मंडल में है ना, 4 वर्णों के बारे में, 4 वर्णों के बारे में जो है बताया गया है, राइट। उल्लेख मिलता है, 4 वर्णों के बारे में उल्लेख मिलता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, हमको सोम इस पेय पर नामांकित जो था, नामांकित देवता। तो ऑप्शन डी जो है हमने अभी पढ़ा था कि ऋग्वेद में 9वां मंडल जो है, 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो सोम को समर्पित है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद आप जब पढ़ेंगे तो उसमें गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किया गया है। और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है विश्वामित्र, है ना, विश्वामित्र है। और यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मतलब वर्णित है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ऋग्वेद में कितना है, 10 मंडल है। तो 9वां मंडल में क्या था, 10 मंडल है। तो 9वां मंडल में क्या गया था, 9वां मंडल में दिया गया था सोम के बारे में। और 10वां मंडल में क्या था, वर्ण के बारे में दिया था, है ना, वर्णों के बारे में दिया गया था। और तो यहाँ पे क्या है, तीसरा मंडल है ना, तीसरा मंडल जो है, तृतीय मंडल, तीसरा मंडल है ना, तीसरा मंडल में क्या दिया गया, गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया, गायत्री है ना, गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया है, राइट। तो देखते हैं, आप इस सभी चीज़ों को याद करते रहिए, ताकि क्या है, मतलब क्वेश्चन, मतलब कि जब मैं ये क्लास खत्म करूँगा तो जितने भी मैं लगभग इसमें कितना 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में कम से कम 40 क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ओके, नेक्स्ट है कि इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, है ना। तो किस काल में अछूत की अवधारणा जो है, मतलब उद्धृत मतलब कि बाहर आई थी ना, धर्मशास्त्र के। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में सूत्रकाल जो है, सूत्रकाल में 4 वर्ण के बारे में दिया गया है ना, 4 वर्ण के। तो 4 वर्ण के बारे में दिया गया, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है 2000 ईसा पूर्व, 12000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन के बारे में जो है, मतलब कि विद्वानों में जो बहुत ज़्यादा मतभेद है ना। कुछ विद्वान कहते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम जो है, तो लोहे का यूज जो है हित्ती, आ, है ना, हित्ती नामक जाति ने किया था। हित्ती नामक जाति ने किया था ना, सबसे पहले और प्रारंभ किया था। इसके पश्चात जो है पूरे विश्व में जो है लोहे का जो है प्रचलन मतलब कि स्थापित हुआ। जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि थाईलैंड ही विश्व मतलब थाईलैंड में सबसे पहले लोहे का मतलब स्थिति जो है प्राप्त हुआ था। और थाईलैंड में मतलब जब एक खुदाई हुई, तो खुदाई से एक ढला हुआ लोहा, है ना, ढला लोहा लोहा मतलब कि मिला है। तो इसका जो स्थिति जो मतलब कि इसका एज का जो आकलन किया जा रहा है 1600 से 1200 ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व जो है इसका जो आकलन किया जा रहा है। अगर भारत में बोले तो भारत में क्या है, भारत में ने है ना, भारत में नो, जो कि राजस्थान में है ना, राजस्थान में है। इसमें जो है क्या है, दोआब क्षेत्र से लोहा, है ना, लोहा या फिर कृष्ण लोहित मापदंडों के साथ जो है प्राप्त हुए हैं, जिनकी मतलब लोहा, जिनकी मतलब एज जो है क्या बताई जा रही है, मतलब 1400 ईसा पूर्व ना, ईसा पूर्व। और जबकि जबकि आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल, है ना, उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ है ना, ग्रंथों में हमें इस धातु के जो है स्पष्ट जो है प्रमाण मिलते हैं। मतलब लोहा को किस नाम से पुकारा गया वहाँ पे, श्याम अस्क। श्याम मतलब क्या होता है, काला होता है ना, श्याम अस्क, एस ना, श्याम एस के रूप में मतलब कि बताया गया है। और जो खोजकर्ता होते हैं उन्होंने इसका काल जो है निर्धारित कब किया है, तो मतलब कि अलग अलग है, मतलब कोई भी खास मतलब कि एग्जैक्ट पता हमें नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन हमारा कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, मतलब किस लिए है।
है ना? ये का मतलब यही पूछना चाह रहा है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। या ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी और उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, बोगोज कोई का महत्व किस लिए है? मैं बताना चाहता हूँ इसका ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है ना? जब क्या है बोगोज कोई जो कि माइनर एशिया से लगभग क्या है 14वीं है ना 14वीं शताब्दी है ना शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं ना 14वीं शताब्दी में क्या है ईसा पूर्व में कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें क्या है कुछ राजाओं का उल्लेख मिलता है ना राजाओं का उल्लेख है अभिलेख है तो राजा ही अभिलेख को लिखवाते हैं जिसके नाम जो है आर्यों जैसे थे और सिंधियों और के साक्षियों तथा रक्षा के लिए इंद्र मित्र वरुण तथा नासत्य देवताओं का आह्वान करते हैं ना तो अभिलेख इसलिए है कि प्राप्त हुए और वहाँ पे वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है वो वैदिक देवी देवताओं कौन से थे जैसे कि हो गया इंद्र मित्र वरुण ना वरुण और नासत्य ना इन देवताओं का वर्णन मिलता है ओके तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मतलब प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था गंगा ब्रह्मपुत्र कावेरी या परुशानी ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें क्या होगा परोशनी नदी ओके तो हमारा ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी परोशनी नदी के किनारे जो है आधुनिक की परोशनी नदी आधुनिक की जो है रावी नदी है ओके रावी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें से भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी और 10 राग मतलब 10 राजाओं का युद्ध था उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है ऑप्शन ए है उपनिषद यजुर्वेद ऋग्वेद उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है उपनिषद राइट तो उपनिषद है क्या तो उपनिषद के बारे में मतलब क्या कहा जाता है कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ओके और ये आध्यात्मिक दार्शनिक और रहस्यमयी विषयों पर केंद्रित ग्रंथ है उपनिषद की रचना किस लिए की गई क्योंकि वेदों को समझने के लिए उपनिषद की रचना की गई भारत दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में है और टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं तो 108 उपनिषद है ओके टोटल में कितना है और 108 उपनिषद है जिसमें से प्रमुख माने जाते हैं 13 जिसमें से प्रमुख उपनिषद जो है कितना है 13 है राइट और उपनिषद 13 है और उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथों जो लगभग कितना 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे है ना तो मैंने बताया कि उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं और राइट तो इतनी सारी बातें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था हमारा ऑप्शन है कुंडग्राम में पाटलिपुत्र में लुम्बिनी में या वैशाली में तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था अब लुम्बिनी कहाँ है तो लुम्बिनी क्या है कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था ना तो कपिलवस्तु जो कि नेपाल में है तो लुम्बिनी कहाँ है नेपाल में है ना नेपाल में आप याद रखिएगा और इतनी है तो नेक्स्ट देखते हैं हाँ जब गौतम बुद्ध के बारे में आ गया तो थोड़ा सा बताता हूँ जैसे गौतम बुद्ध जो थे यहाँ बिहार में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और काशी के ऋषि पतन मृग दाव ने उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन है ना धर्म चक्र परिवर्तन को उपदेश माना जाता है और उनका निधन जो है कुशीनगर में हुआ था और जिसे बौद्ध साहित्य में कहा जाता है महापरिनिर्वाण ये सभी क्वेश्चन आएंगे आने वाले हैं हम देखेंगे महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन है ना ये एक साथ होगा एक्चुअली अलग अलग हो गया तो किस स्थान पे दिया था तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है तो किस स्थान पे दिया था तो देखिए तो सारनाथ में है ना सारनाथ में उन्होंने अपना जो है पहला जो है उपदेश दिया था तो हमारा ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो सारनाथ में दिया था सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछा गया है राइट नेक्स्ट है कि बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कि बोधगया में किसी अभी तो मैंने कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था तो प्रथम बौद्ध संगति राइट तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था तो राजगिरी में हुआ था राजगिरी फिर वैशाली फिर पाटलिपुत्र फिर क्या है कुंडलवन है ना पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था राजगिरी के समय में और उस टाइम के शासन कौन थे अजातशत्रु थे दूसरा कहाँ हुआ था राजगिरी फिर दूसरा क्या है वैशाली में हुआ था वैशाली में तीसरा कहाँ हुआ था पाटलिपुत्र में चौथा कहाँ था कुंडलवन में ना कुंडलवन में हुआ था तो आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे देखिए प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे महाकश्यप थे है ना किसके शासनकाल में हुआ था अजातशत्रु है ना अजातशत्रु और कहाँ हुआ था तो राजगिरी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था तो राजगिरी में हुआ था सेम क्वेश्चन जो है क्योंकि सेम क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट
बुक से बता रहा हूँ, तो जो मतलब सेम क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुए हैं, मैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने लिया है, इसलिए सेम क्वेश्चन जो है बार-बार आ रहा है, ठीक ना? सभी में जितनी भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो हो सकता है क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, इसीलिए कोई क्वेश्चन जो है कितने तरीके से पूछा जा सकता है ना, तो इसलिए मैंने सब क्वेश्चन को लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगति, देखिए अब मैंने पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या है पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा-सा उसने घुमा दिया है क्या, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, है ना? पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो आप सोचेंगे कि हो सकता है इसका आंसर जो है बदल जाएगा, लेकिन नहीं, ना जितनी भी बौद्ध संगति हुई थी ये इनके बाद ही हुई थी, इनके महापरिनिर्वाण के बाद ही हुई थी। तो सभी करेक्ट आंसर क्या है, राजगृह हुई थी। और उस टाइम के जो शासक कौन थे, अजातशत्रु ही थे, है ना? अजातशत्रु ही थे और महाकश्यप ही थे जो जिन्होंने अधिष्ठा की थी, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क हो गया। तो कनिष्क हमारा कनिष्क के शासन किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए कनिष्क में जब थे तो हमारा कहाँ हुआ था, कश्मीर। कश्मीर में आप बोलेंगे कश्मीर तो आपने बताया नहीं, तो कश्मीर के कौन सी जगह में, कुंडलवन, है ना? कुंडलवन। और वो कौन थी, चौथी थी, फोर्थ थी, राइट? नेक्स्ट है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी, ना? तो अभिद्रुत है कि अभिद्रुत मैंने बताया कि कौन से शासक थे, तो उनका नाम था कनिष्क ने जो है चौथी बौद्ध संगति जो है कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित करवाई थी, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक, है ना? अशोक कब थे, पाटलिपुत्र, है ना? अशोक का संबंध किसे, पाटलिपुत्र से है, राइट? तो अशोक होंगे तो पाटलिपुत्र होगा, और पाटलिपुत्र यहाँ कौन थे, अशोक। तो पाटलिपुत्र में कितनी हुई थी, तीसरी हुई थी। और क्या है, और एक चीज है, इनकी अध्यक्षता किसने किया था, मोगलीपुत्र, है ना? मोगलीपुत्र किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थ बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? अभी तुरंत मैंने बताया कि तीर्थ बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो वो बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में, तो अशोक, है ना? अशोक, उनके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिश। तो मैं तिस लिखता हूँ सीधा, ताकि आपको याद रखे। देखिए तिस से तीसरा आप याद रख सकते हैं ना। और पाटलिपुत्र त्रा है, तो त्रा से ट्री हो गया। और जैसे आपको पाटलिपुत्र याद आया, तो पाटलिपुत्र से आप समझ सकते हैं कि अशोक, राइट? आप याद रख सकते हैं ऐसे निमोनिक्स बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, ना? तो मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महापरिनिर्वाण उनको कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है, कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण जो है हुआ था। देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है कब पूछा गया, बीपीएससी में, या 2005 में, और बीपीएससी के एग्जाम में ही, सेम एग्जाम में, या 2011 में पूछा गया था। मतलब आप नहीं कह सकते कि कोई क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जो है क्वेश्चन फ्यूचर में नहीं आएंगे, तो कभी भी आ सकते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आप सबको याद रखिएगा। त्रिपिटक किसके धर्म से धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक कौन से धर्म की पुस्तक है? तो बौद्ध धर्मों का ये जो है पुस्तक है, राइट? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के क्या कहते हैं कि ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और क्या बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, है ना? इसलिए त्रिपिटक बोले हैं। और उनका नाम जैसे कि कौन कौन सा नाम हो गया, तो विनय पिटक, दूसरा कौन हो गया, सूत पिटक, और तीसरा क्या हो गया, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। देखिए विनय पिटक में क्या बताया गया है, विनय पिटक में बताया गया संघ संबंधी नियम, जैसे कि विचारों का संग्रह, है ना? विचारों का संग्रह। अब देखिए सूत पिटक में क्या बताया गया कि महात्मा मतलब उपदेशों का संग्रह है ये सूत पिटक, है ना? उपदेशों, है ना? उपदेशों का संग्रह है। उसके बाद अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है, बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांत है, बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांत है। तो मैंने तीनों को बता दिया, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब कौन सा मतलब दोनों के बीच जो है कौन सा अंतर जो है मतलब करता है ना, से मतलब अंतर मतलब किन दो चीज़ों से दोनों के बीच जो है अंतर महसूस होता है? अहिंसा पर जोर, या फिर ऑप्शन बी में है जाति विहीन समाज। एक मिनट। ऑप्शन ए है अहिंसा पर जोर, या जाति विहीन समाज, या देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, या शपथ का निर्माण करना, राइट? तो क्या है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है कि देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करने पे। मतलब दोनों में अंतर यही बीच का था। देखिए बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय जो थे, हीनयान संप्रदाय को, एक मिनट, हीनयान संप्रदाय को जो मानने वाले लोग थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे ना, मूर्ति पूजक नहीं थे। तो क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा, है ना? मूर्ति पूजा जो है नहीं करते थे। जबकि महायान के जो थे, है ना, महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो बुद्ध देवता को मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा करते थे, मतलब मूर्ति पूजा करते थे ना बुद्ध का।
तो बुद्ध का, है ना? तो यह बौद्ध धर्म जो था, मतलब कि ये बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय में क्या मूलभूत अंतर था। अहिंसा पर जोर तो दोनों देते थे कि अहिंसा जो है देते थे, और जाति विहीन समाज दोनों चाहते थे, शपथ का निर्माण हुआ है। तो ये क्या कहते हैं कि मूर्ति पूजा, हीनयान संप्रदाय जो थे मूर्ति पूजा के विरोधी थे, है ना? मूर्ति पूजा मतलब नहीं करते थे, और जबकि महायान संप्रदाय जो है बुद्ध मतलब मूर्ति पूजा करते थे। वो किनकी पूजा करते थे? बुद्ध का। तो यही इस दोनों में जो है अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, और इसके बाद जो है 11 क्वेश्चन और होगा जो हम करेंगे कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या सप्तम, है ना? तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो कि महाबोधि मंदिर जो है स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष का नहीं है, हम जानते हैं। और इसके नीचे जो है तो क्या है, बोधि वृक्ष जो है अपने पंचम पीढ़ी का है। मतलब आप जब बिहार सरकार के पर्यटक विभाग की वेबसाइट देखेंगे ना, वेबसाइट ना, वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया कि 5वीं पीढ़ी का है, क्योंकि ये वृक्ष जो है जो 7वीं शताब्दी के सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंग सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। हमारा करेक्ट आंसर है 515 से 520 तक। ओके, क्योंकि 515 से 520 तक करेक्ट आंसर है। और चीनी यात्री जो था भारत में 518 ईस्वी है ना, 518 ईस्वी में भारत आया, और इसने 3 वर्षों तक जो है भारत में बौद्ध धर्म की जो प्रतियों को एकत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या फिर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है कि गौतम बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पे है महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 43 आएगा कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए है कि अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्ष। तो करेक्ट आंसर है कनिष्क के टाइम में जो है अशोक को जो है मतलब कि राजा के क्या ना देवता का स्थान दिया गया था। कनिष्क कौन थे? कनिष्क के टाइम में जो थे, अगर शायद आपको याद होगा तो चतुर्थ फोर्थ जो है बौद्ध संगति हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन, है ना? कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वे शिक्षक जिससे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद, है ना, महाविनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का क्या है प्रयास किया था, उनका नाम है, तो ऑप्शन ए है कौनी दन्य एवं कालदेवल आनंद एवं अष्टघोष अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। और सी हमारा डी ऑप्शन है सारिपुत एवं क्या है नागरसेन। तो करेक्ट आंसर है अलार कलाम एवं रुद्रक से उन्होंने जो है सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का जो है प्रयास किया था। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय कला में शपूत, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किस संबंध से है ना, मतलब किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है लिख देता हूं मैं, संबंधित है, राइट। किससे संबंधित है? ऑप्शन है आजीवक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या शैव संप्रदाय। से करेक्ट आंसर है कि बौद्ध संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से ये जो है संबंधित है। अगर देखेंगे कि चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चीता संबंधी। ओके, चीता संबंधी। और नेक्स्ट है कि चीता संबंधी क्या होगा? शव दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर जो समाधियां जो बनाई जाती है उसको बनाई गई है, और उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या सपूत कहा जाता है, स्तूप कहा गया था ना। इन समाधियों में क्या है, महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्ध ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया, और चैत्य गृहों के समय बिच्छुओं के रहने के लिए जो आवास बनाया गया जिन्हें बिहार कहा गया। ओके, तो ये सभी संबंधित हो गए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान कौन सी बात नहीं है? तो देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और क्या है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसका करेक्ट आंसर है कि आत्मदमन। अब देखते हैं कि आत्मदमन क्या है। जैसे कि तप हो गया, है ना, आत्मदमन को हम तप भी बोलते हैं। तप और भोग की अति का परिहार एवं माध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया जाता है, लेकिन जैन धर्म में नहीं है। तो यही बात जो है समान नहीं है। ओके, जैन धर्म में जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। ओके, तो हमारा कौन सा है कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, मतलब किस धर्म का था? बौद्ध, जैन, वैष्णव या तंत्र का? तो करेक्ट आंसर क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, और 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये किसके समय में आया था? गुप्त, है ना, गुप्तों के समय में जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है अस्तित्व में आया। ओके ना, अस्तित्व में आया। और सर्वप्रथम क्या था? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, और बाद में बुद्ध को
तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को जो है दान दिया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ का एक ज्ञान का महान केंद्र था? बौद्ध धर्म का। ओके, किसे गुप्तों के शासनकाल में जो है मतलब 5वीं शताब्दी में गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो है अस्तित्व में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है ना? तो बुद्ध की प्राचीनतम तो पहला ऑप्शन है गंधार, मथुरा शैली, मौर्य शैली या गुप्त शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कहा जाता है कि है ना कुषाण काल में गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत जो है बुद्ध के से बहुत सारे क्या है कुषाण, जैसे मैं लिख देता हूँ कुषाण, कुषाण काल में है ना, कुषाण काल में गंधार एवं मथुरा एवं गंधार है ना, मथुरा एवं गंधार की शैली में बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण हुआ था। लेकिन फिर कुछ मतलब विद्वान बोलते हैं कि मथुरा में बुद्ध का मूर्तियों का सर्वप्रथम जो है निर्माण हुआ था ना मथुरा शैली में। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मथुरा शैली में हुआ था, मथुरा शैली में हुआ था। और कुछ विद्वानों का मानना है कि जैसे कि हेनशांग बोलते हैं कि ना हेनसांग के अनुसार से बोलते हैं कि बुद्ध के प्रथम प्रतिमा जो है मतलब मूर्ति जो है कौशाम्बी में बनी है ना, कौशाम्बी में बनी। तो इसके अनुसार से और तो ऐसा मतलब कि विद्वानों में जो है क्या कहते हैं कि मतलब ये कोई निश्चित नहीं है ना कि बौद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है किस शैली में बनी, कहाँ बनी। तो अतः यह क्या है निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि बौद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं राइट। तो हमारा ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुषाण काल में मथुरा एवं गंधार शैली में बनी थी, मथुरा शैली में भी बनी थी, हिंसा के अनुसार कौशाम्बी में प्रथम मूर्ति बनी थी। ओके, तो हम नहीं बता सकते है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन ई होगा, जिनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में है। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है और ये कितना है 400 मीटर है ना ऊंचाई पे स्थित है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का। तो क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन बी है। ये क्वेश्चन पहले वाले भी कुछ देर पहले आया था और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। आज हमने टोटल जो है 50 क्वेश्चन किए हैं। तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है और कितने क्वेश्चन का जो है गलत जवाब दिया है राइट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरा चैनल और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।